तो दोस्तों बात करनी है आज हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये है क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है क्या चीज, इसको जरा ध्यान से देखना, ध्यान देना इस पे। पहले इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं मैं आपको। इट इज डिफाइंड as the energy required to eject an electron from an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैशियस एटम, डेफिनेशन पढ़ो जरा। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। अब देखो ये है क्या चीज, हमारे पास एक एटम है, बीच में उसके क्या है, न्यूक्लियस है, आसपास इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड, हमें कितनी एनर्जी चाहिए टू इजेक्ट, इजेक्ट मतलब निकालना, हमें कितनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकालने के लिए। ठीक है, फ्रॉम एन गैशियस एटम। गैशियस एटम का क्या मतलब हुआ कि एक सिंगल एटम वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं है, अकेला है, अकेला फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है निकालना इजी होगा। ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है आउटर मोस्ट शेल में से निकालेंगे। पहले आउटर मोस्ट शेल में से निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉन, सीधा अंदर से तो नहीं निकाल सकते हम, पहले आउटर मोस्ट शेल से निकालेंगे। कोई भी इलेक्ट्रॉन लो, इसको हमने निकालना है, चलो इस इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी होगी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ आ रही है। एक एटम में से, गैशियस एटम में से, मतलब जो एटम अकेला है, सिंगल है, एक एटम में से हम इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, वो होती है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पढ़ो डेफिनेशन, दोबारा पढ़ो, देखो। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी चाहिए टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट मतलब निकालना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, मतलब एक अकेले एटम में से। अब देखो एक अकेला एटम क्यों है, एक अकेला एटम ही हमने क्यों लिया, गैशियस एटम हमने क्यों लिया। अब यहां ध्यान दो, एक हमारे पास बॉक्स है, एटम्स क्या है, कंबाइंड है, उसमें एटम उसमें कंबाइंड है, टाइटली पैक्ड है एटम्स। ठीक है। अब देखो एक ये है और एक हमारे पास सिंगल एटम है, एक ये है पूरा जिसमें एटम्स क्या हो रखे हैं, टाइटली पैक हो रखे हैं, और एक है हमारे पास सिंगल एटम है, ये गैशियस स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। अब मुझे ये बताओ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा या इस अकेले में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। सिंपल सी बात है, इसमें से तो निकालने में पूरी जान निकल जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा। अगर हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें पहले इसके जो बॉन्ड्स होंगे वो हमें तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ये एटम्स अलग अलग होंगे, फिर एटम्स में से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा और बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगी।
ये देखो ये सिंगल एटम है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। सिंगल एटम है, गैसियस स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं। तो यही है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कि हमें एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और निकालना कहां से? आउटर मोस्ट शेल से, आउटर मोस्ट शेल से, या इसको कह सकते हैं हम वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, ठीक है। निकालना कहां से? आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से। अब देखो फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात करेंगे हम, फैक्टर्स। देखो किसकी बात करनी है हमने? फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी बात करनी है हमने? फैक्टर्स की। मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले पे, पहला फैक्टर क्या होगा हमारे पास? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, या फिर इसको कह सकते हो एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, जो मर्जी कह लो, दोनों चल जाएंगे। यहां पे समझना, बात को समझना। ये देखो हमारे पास एक ये एटम है, एक ये एटम है, ठीक है। एटम ए और बी, इसका न्यूक्लियस यहां कहीं होगा, इसका न्यूक्लियस यहां कहीं होगा। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये है इसकी वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और इसकी ये है वैलेंस शेल, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1, इसको R1 मान लो। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको R2 मान लो। अब मुझे ये बताओ R1 बड़ा है या R2 बड़ा है? नेचुरल सी बात है, हमें दिख ही रहा है कि R1 इज ग्रेटर देन R2। अब देखो ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। उसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो जैसे कि हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहां पर दूरियां ज्यादा है, यहां पर दूरियां ज्यादा है। देखो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पड़ा है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पड़ा है, और यहां पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली पास में है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली पास में है। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक चीज है जो आपके पास में पड़ी है उसको आपने होल्ड करा हुआ है, और एक चीज है जो आपके बहुत दूर पड़ी है उसको आपने होल्ड किया है। आपका ज्यादा टाइटली होल्ड किस पे होगा? जो चीज आपके पास पड़ी है उस पे होगा। तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन पास में है, इसके इलेक्ट्रॉन पास में है, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन दूर है। अगर इसके दूर है तो इसने टाइटली उसको पकड़ा नहीं होगा, इसके पास में है तो इसने टाइटली पकड़ा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने नहीं देगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को इजीली जाने दे सकता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पड़ा है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पड़ा है। बात समझ आ रही है? ये देखो डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस केस में क्या होगी? इस केस में क्या होगी? मिनिमम होगी, स्मॉलर होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। इस केस में क्यों डिक्रीज करेगी, क्यों स्मॉलर होगी, क्यों लेस होगी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि पॉजिटिव से ये बहुत दूर पड़ा है, तो इसका अट्रैक्शन जो होगा, पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन की तरफ जो अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इजीली हम
निकाल सकता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम लगेगी। अब यहाँ पर देखो इसके इलेक्ट्रॉन बहुत में पास में है तो ये कस के उसको पकड़ के रखेगा, आसानी से जाने नहीं देगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो इजीली नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो क्या होगा इसका, देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा, अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा, यहां देखो बड़ा था, एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, छोटी होगी। आयोनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। एटॉमिक साइज बड़ा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम। एटॉमिक साइज छोटा, यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या है, छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हाई होगी। तो ये एक फैक्टर है। ठीक है, अगले फैक्टर पे आते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है, सेकंड फैक्टर हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज अब देखो ये पिछले वाले से कुछ रिलेटेड ही है। ये देखो ये न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसकी ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, अब देखो इसमें प्रोटॉन्स हैं वो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 हैं। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है। ध्यान दो, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 11 और इलेक्ट्रॉन 10। इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम है। अब देखो इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। प्रोटॉन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा। इसमें देखो प्रोटॉन्स इक्वल है इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कंपैरेटिवली इसके मुकाबले क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। इसमें देखो प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है। अब देखो ज्यादा जो चीज होगी वो कम वाले को ज्यादा देर पकड़ के रखेगी। ठीक है, जो ज्यादा चीज होगी वो कम वाले को ज्यादा देर पकड़ के रखेगी, लेकिन ये इक्वल पकड़ के रख रही है तो इसके कंपैरेटिवली ये कम पकड़ेगी। समझ आ रही है। इसकी जो अट्रैक्शन होगी, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्यों ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन, ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, और यहां पे विल बी लेस। तो इसका हमारे पास क्या आ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज is directly proportional to ionization enthalpy। देखो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो हमें एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वही होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो अट्रैक्शन क्या होगी, कंपैरेटिवली कम होगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी जो लगानी पड़ेगी वो कंपैरेटिवली कम लगानी पड़ेगी, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये है सेकंड फैक्टर। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड फैक्टर पर। थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट की मैंने वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है किसी इलेक्ट्रॉन के और ये बीच में न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये बीच वाली शेल्स हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनर वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। क्यों रिपेल करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। तो जब ये आपस में रिपेल करेंगे तो इनर वाले जो शेल्स होंगे, जो इनर वाले शेल्स होंगे वो आउटर वाले को दूर भगाएंगे, आउटर वाले को दूर भगाएंगे। बात समझ आ रही है? देखो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब रिपल्शन होगी, ठीक है। अगर रिपल्शन हुई तो इनर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आउटर वाले को अपने से दूर करेंगे। और अगर आउटर वाले को अपने से दूर कर दिया इन्होंने, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो डिस्टेंस क्या हुआ, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। पॉजिटिव से नेगेटिव की अट्रैक्शन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा, मतलब जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी, जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर, उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, कम होगी। लेकिन जितनी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगी उतना रिपल्शन कम होगा। तो रिपल्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पास में होगा, इलेक्ट्रॉन पास में होगा तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हो जाएगी। उस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। कम अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है थर्ड फैक्टर। चलते हैं फोर्थ फैक्टर पर। फोर्थ फैक्टर क्या है हमारे पास, पेनिट्रेशन इफेक्ट। कई बार ये बच्चों को समझ नहीं आता कि पेनिट्रेशन इफेक्ट है क्या। आपने बस इसमें ये चीज याद रखनी है, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब कोई ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को कितना अपने पास खींच के रखता है। कोई ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को कितना अपने पास जकड़ के रखता है, कितना अपने पास अट्रैक्ट करके रखता है, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्ट कह सकते हो कि जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, जितना पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। क्यों अट्रैक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है कि एक ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को कितना होल्ड करके रखता है, ठीक है। अगर ज्यादा होल्ड करके रखेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना अगर मुश्किल हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी उसको निकालने के लिए हमारे पास ज्यादा लगेगी। तो अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा हुआ, बताओ क्या आएगा, अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा हुआ तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यही थे इसके फैक्टर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।